ओके, चलिए नेक्स्ट हम आगे जो कर रहे हैं, पहले हमने पढ़ा स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको याद है एक बार दोबारा सुन लीजिए। स्ट्रेस क्या है? एक इंटरनल रेजिस्टेंस है बॉडी के अंदर। और सच में आपको अगर इतना ही पता लग जाए कि बॉडी कौन सी कब टूटेगी तो आप उसको बचा सकते हो। आप ये सिर्फ ये स्ट्रेस मत समझना कि ये स्ट्रेस की वैल्यू निकालना ही है ये हो। आप इवन अपनी फ्रेंडशिप में देख लो, आप आपस में मजाक करते हो, एक लिमिट होती है मजाक की, उसके बाद वो बेटा हमें समझ लेना चाहिए कि अब लिमिट आ गई, अब भाई साहब रुक जाना चाहिए। नहीं रुकते तो वहां लड़ाई हो जाती है। तो इसी तरह हमें हर जिंदगी में हर एक पॉइंट पता होता है, उस पॉइंट पे जाके रुक जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद तो तबाही आती है, लड़ाई हो जाती है। तो हमारा ये जो है स्ट्रेस जो है, अब स्ट्रेस और स्ट्रेन, अब इसके अंदर हमें कुछ बातें समझने वाली हैं। मैं अगेन कहूंगा, आप चाहे मेडिकल से हो चाहे नॉन मेडिकल से हो, आपको ये सारी बातें समझनी ही पड़ती हैं। आप कहोगे कि इसके माइंड पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, डॉक्टर की लाइन में बोले तो इसके ऊपर स्ट्रेन मत डालो, किसी खींचते हैं किसी चीज को, ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए। तो ये आपकी चाहे कोई भी लाइन हो, मेडिकल हो नॉन मेडिकल, आपको काम आएगा ही। ये मत सोचना कि ये काम नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी बात, हमारे पास कुछ मटेरियल के ऊपर एक टेस्टिंग करते हैं, वो टेस्टिंग के ग्राफ को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, कुछ बातें इसमें लिखी हैं, कुछ मैं लिखवा रहा हूं। एक होता है डक्टाइल मटेरियल, एक होता है ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। अब दोनों में डिफरेंस है। डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसको आप खींच सकते हो और वो टूटेगा नहीं। जैसे कि मैंने आपको बोला कॉपर की वायर है, जैसे स्टील है, ये कुछ ऐसे हैं जिसको अगर आप खींचोगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी लेकिन टूटेंगे नहीं। टूटेंगी एक लिमिट के बाद अगर फोर्स लगाओगे, लेकिन आप उसको खींच सकते हो विद इन द लिमिट। तो जो आप खींचे जा सके, इफ वी अप्लाई फोर्स, इफ वी अप्लाई फोर्स and it undergoes deformation like length increase हो जाए, लेंथ इंक्रीज हो जाए, उस तरह के मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल बोल देते हैं। तो हम एग्जांपल लिख सकते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है कि हम स्टील की एग्जांपल ले लें, हम कॉपर की एग्जांपल ले लें। ये हमारे जो होते हैं वो डक्टाइल मटेरियल होते हैं। चाहे सोने की बात कर लो, आप सोने की कोई भी चीज बनवाते हो तो डक्टाइल है, इसीलिए खींच के उसको कुछ भी बना रहे हैं। आप चांदी की बात कर लोगे, वो भी डक्टाइल मटेरियल। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो आप फोर्स लगाओगे, अगर फोर्स लगाया तो वो टूट जाएंगे, जैसे कि कांच का गिलास हो गया आपका। इसी तरह एक एग्जांपल है कास्ट आयरन। एक कास्ट आयरन ऐसा है, कास्ट आयरन, जिसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे वो अपनी लेंथ बढ़ाएगा नहीं, वो टूट जाएगा। ये आपके जितनी मशीन इधर उधर देखने को मिलेगी ना, बड़ी बड़ी मशीन है, उनके बेड जो होते हैं, जहां उनका बेस जो होता है वो सारा कास्ट आयरन का बना होता है। वो आप चाहे आप कह दीजिए जो आपका ना तवा होता है जो रोटी बनाने के लिए, वो भी कास्ट आयरन का बना होता है। ढलवा लोहा हिंदी में कह देते हैं, ढलवा लोहा है। कास्ट आयरन की उसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे वो लेंथ नहीं बढ़ाएगा, वो टूट जाएगा। तो हमारे पास क्या है, ब्रिटल मटेरियल जो है, it will break if we apply force in it. It will break if we try to apply force to increase length. तो हमारे दो तरह के मटेरियल हो जाते हैं। ठीक है, मैं एक सिंपल सी भाषा में कोई डेफिनेशन नहीं दे रहा, सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि ये होता है। उसका फायदा हमें कहां मिलेगा, हमें कहां फिजिक्स में पढ़ना है, पहले ये लिख लेंगे, थोड़ा सा लिख लो इसको। क्या है कि हम किसी चीज को टेस्टिंग करना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी ना लैब के अंदर टेस्टिंग कर करके दिखाया हुआ है, वीडियोस हैं मेरे पास। ठीक है, तो वो मैं आपको सारी दे दूंगा, उसको देख लिया करो। जो मैं आपको भेजता हूं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास लैब के अंदर एक इक्विपमेंट होता है, यूटीएम होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है। जब हम कोई मटेरियल लेते हैं ना बेटा, इतनी बड़ी मशीन होती है,
वो बड़ी मशीन के अंदर क्या करेंगे, हम एक मटेरियल लेंगे टेस्टिंग करने के लिए, कोई मटेरियल ले लेते हैं, ऐसे उसको इसके अंदर पूरा डाल देंगे और इसको टाइट कर देंगे, यहां से हैंडल होगा और इसको टाइट करने के बाद इसको ऊपर की ओर खींचेंगे। तो आपको टेस्टिंग करनी है। आप क्या करेंगे, 1 मीटर की लेंथ ले ली, 1 मीटर की लेंथ लेके उसके ऊपर टेस्टिंग करके देखेंगे। तो ये जो है वो मटेरियल हमने ले लिया डक्टाइल मटेरियल, ये डक्टाइल मटेरियल ले लिया कि इसके ऊपर हम टेस्टिंग करना चाहते हैं कि ये किस तरह का होगा। तो जब आपने फोर्स लगाया, खींचा 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 खींचा, उसके अंदर स्ट्रेस होगी तो लेंथ बढ़ेगी, मतलब आप लोड डालोगे तो लेंथ बढ़ेगी मतलब स्ट्रेन आएगी। याद नहीं है तो दोबारा सुन लो, स्ट्रेस क्या था, जो बॉडी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है फोर्स लगाने के कारण पैदा होती है, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, कितनी लेंथ चेंज हुई है, 1 यूनिट लेंथ में कितना चेंज आया है, उसको हम स्ट्रेन बोल देते हैं। अब मेरे पास क्या है, इसका ग्राफ बना देते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के अंदर हम ये समझते हैं कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है, उसकी वैल्यूज क्या क्या है। तो स्ट्रेस मैं यहां लिख देता हूं और स्ट्रेन यहां पर लिख देता हूं। जब हमने किसी के ऊपर फोर्स लगाया तो उसमें स्ट्रेस आई और साथ में स्ट्रेन आया, कुछ स्ट्रेन आ गया, कुछ स्ट्रेस आ गया, कुछ स्ट्रेन आ गया, तो दोनों को मिला के एक पॉइंट मिल गया। मैंने और स्ट्रेस बढ़ाया तो और स्ट्रेन बढ़ गया, तो ये भी हमारे पास पॉइंट आ गया। एक और स्ट्रेस स्ट्रेन तो और पॉइंट बढ़ गया। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गई और यही हमारे पास हुक्स लॉ भी हमें यही कहता है। हुक्स लॉ यही कहता है क्या, वो कह देता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन इसको याद रखो क्या, अप टू इलास्टिक लिमिट। ये क्या है, अप टू इलास्टिक लिमिट। अब बड़े ध्यान से समझना इस बात को, इसका मतलब क्या है। आपने फोर्स लगाया, बढ़ गया स्ट्रेस, बड़ी स्ट्रेन में स्ट्रेस, बड़ी स्ट्रेन, आपने अगर यहां पर जाके छोड़ दिया ना मटेरियल को, वो वापस चला जाएगा, वो लेंथ जो है वो वापस चली जाएगी। जैसे कि स्प्रिंग है, अगर मैं स्प्रिंग को लूं, खींचूं छोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं, इसे कहते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। आपने इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर काम किया है। अब लेकिन आपने पंगे लेने वाले हो, आप ले नहीं, और पंगा लूं ना, थोड़ा सा और पंगा लूं ना, थोड़ा सा पता लगा आपने ज्यादा खींच दिया और जैसे ही स्प्रिंग ज्यादा खींचा वो स्प्रिंग वापस नहीं गया। ये हुआ कभी आपके साथ? हुआ ही होगा 100%, क्योंकि हम पंगे लेने से हटते नहीं है। हमने क्या करना है, हमने और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाया तो यहाँ पे क्या हुआ, और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाने की वजह से यहां से आगे जाने की बजाय, ऊपर जाने की बजाय ये हल्का नीचे इस तरफ से कर्व आ गई, मतलब स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गया, स्ट्रेस नहीं बढ़ा। तो ये जो पॉइंट आ जाता है यहां पर, ए पॉइंट आ जाता है, इस ए पॉइंट को हम इलास्टिक लिमिट बोल देते हैं। इलास्टिक लिमिट है ये इसकी, इलास्टिक लिमिट। अब ये इलास्टिक लिमिट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है इंजीनियरिंग में खास करके। यहां पर अगर आपको पता लग गया, यहां पर मैंने स्ट्रेस पता किया कि स्ट्रेस कितना, उस पे लिखा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मान लीजिए 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब 1 mm स्क्वायर का आपका जो एरिया है उसके ऊपर अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, उससे नीचे नीचे लगाओगे तो आप इलास्टिक लिमिट के अंदर हो। आप उसके ज्यादा ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो प्लास्टिसिटी में एंटर कर जाएगा, प्लास्टिक बन जाएगा। हम प्लास्टिक किसको समझते हैं कि जो प्लास्टिक का मग है, बाल्टी है, उसको प्लास्टिक। प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें अगर आप फोर्स लगाओगे तो चीज वापस नहीं आती। यही पॉइंट होता है लड़ाई का भी। तो हमने मजाक किया किसी के साथ, वो वापस आ गया, दोस्ती वापस आ गई, मजाक किया वापस आ गई दोस्ती। एक करते करते एक पॉइंट ऐसे आया, देख अब बात तू मैं बताता हूं, लड़ाई वाला पॉइंट आ गया, तो उसके अंदर अंदर हमें रखना पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इलास्टिक लिमिट के अंदर अपनी जिंदगी को भी रखना है। यहां तक जाओ वहां वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, चलता रहे, सारी जिंदगी यही चलता रहेगा। वो स्टील भी ऐसे ही खेलता है खेल, आपने फोर्स लगाया वापस आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने पंगे ज्यादा लिए और क्या, वहीं हमारा काम खराब हो जाता है। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बी पॉइंट, उसको हम कह देते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब है कि जहां पर हमारे पास यील्ड पॉइंट, अब ये पॉइंट पे क्या होगा कि अगर आप स्ट्रेस बढ़ाओगे थोड़ा सा भी, अब स्ट्रेन बढ़ जाएगा ज्यादा।
क्योंकि एक इलास्टिक लिमिट के बाद एक जहां आपकी लड़ाई हो जाती है उसके बाद तो हल्का सा भी मजाक भारी पड़ जाता है कि भाई वो तो बात ही नहीं थी। अब लिमिट के बाद आप किसी के साथ मजाक करके दिखाओ, एक बार लड़ाई होगी अब करके दिखा मजाक। जहां इतने कुछ बोल जाते थे वहां इतना सा भी बोल के दिखा, अभी बताते हैं तुझे क्या आ रहा। तो ये मटेरियल भी सेम कंडीशन में आपके साथ डील कर रहे हैं। आपने थोड़ा सा भी फोर्स लगाने की कोशिश की, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ जाएगा और इस तरह करते करते एक नीचे जाएगा ये ग्राफ और फिर दोबारा ऊपर जाके और एक पॉइंट आएगा यहां पर, और इस पॉइंट को आप कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। इस पॉइंट को, सी पॉइंट को हम कह देते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। कि अगर अब ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर आपने मैक्सिमम ये स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, अंदर के मॉलिक्यूल्स वो क्या खेल रहे हैं। देखो इलास्टिक पॉइंट तक क्या था, मॉलिक्यूल करते बेचारे, खींचते वापस आए थे, अब खींचते वापस आए थे, फिर प्लास्टिसिटी में फैलना शुरू कर गया अल्टीमेट पॉइंट आ गया कि अब अगर खींचा किसी ने बाहर से तो हम टूट जाएंगे। और ये पॉइंट आने के बाद अगर आपने कुछ और किया तो एक पॉइंट आ जाता है ई, सी और डी पॉइंट आ जाएगा, और डी पॉइंट पे क्या होगा, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा उसका, इसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा जहां पे चीज जाके बिल्कुल ही टूट जाएगी, बिल्कुल खत्म। तो ये हमें पता होना चाहिए, लेकिन ना तो हम लिफ्ट पे कभी देखते कितने लोगों ने चढ़ना, ना बाइक पे पता करते, ना कार पे पता करते, कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं होता। चेयर है, चेयर का हम भी ऊपर चढ़ गए ना, उसके ऊपर खड़े हो गए, इसकी बाजुओं के ऊपर खड़े हो गए, किसी की भी चीज के मटेरियल के ऊपर। चेयर है अच्छी बड़ी बड़ी होती है, टेढ़ी, पता नहीं क्यों टेढ़ा करना है उसको, टेढ़ा करते करते उसकी लेग्स टूट जाती है, लेकिन हमें नहीं पता। अगर आप चेयर को इस तरह से दबाते हो ना, आप बैठे हो तो आप कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो, जैसे ही आपने चेयर को टेढ़ा किया वहां पे शीयर स्ट्रेस लग जाती है और वो चीज टूट जाती है, क्योंकि शीयर स्ट्रेस में सिर्फ आधा लोड भी बहुत होता है, शीयर स्ट्रेस में आधे लोड से भी काम चल जाता है, वहीं से चीज टूट जाती है। समझ आई थोड़ी सी, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट करो। इसको कहेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल, जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनके लिए है ये ग्राफ है। अब क्या है बेटा, स्ट्रेन जो हमने समझा, तो स्ट्रेन हमने ये समझा कि हमारे पास उसमें फॉर्मूला हमने समझा कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब ये जो स्ट्रेन है उसके भी दो तरह की टाइप्स आते हैं, इसको लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन अलग तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एक ये भी तरीका है, टाइप्स अलग अलग तरह की होती है, लेकिन हम आपको बेसिकली पहले एक फॉर्मूला समझाना चाहते हैं जिसके कारण हम ये समझा रहे हैं आपको। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में सबसे पहले आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन। तो मेरे बच्चे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होगा, जब हम देखेंगे ना, एक बड़े ध्यान से समझना, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है लेटरल, लेटरल स्ट्रेन। अब मेरे पास क्या है, जब किसी प्रोडक्ट को, किसी चीज को आप खींचते हो, आप इसको खींचोगे तो इसकी लेंथ अगर इंक्रीज कर जाएगी, मैंने आपको बोला कि उसकी लेंथ इंक्रीज करेगी, लेकिन एक चीज कम होगी, क्या, विड्थ कम हो जाएगी। अब ये जो है ये लेंथ इंक्रीज करेगा लेकिन विड्थ कम कर देगा। अब ये जो चेंज इन विड्थ आया है यहां पे, अब मैं अगर कह दूं, मान लीजिए बी था, ये मान लीजिए ये चीज बी थी और ये डेल्टा बी का चेंज आ गया, टोटल इसको और इसको मिला के डेल्टा बी का चेंज आ गया, तो ये जो स्ट्रेन आई है ये हमने नहीं लाई लेकिन आ गई। हमने तो इस तरफ लेंथ इंक्रीज की थी, जो जिस तरफ फोर्स लगाया है उस तरफ अगर स्ट्रेन आए तो उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो उसके 90 डिग्री अपने आप आ रही है, जो हम नहीं ला रहे, रिजल्ट है, वो हमारे पास लेटरल स्ट्रेन आ जाती है। इसको हम कहेंगे कि ये डेल्टा एल बाय एल है और ये इसको कहेंगे हम डेल्टा बी बाय बी है। अब ये नेचर ऐसी खतरनाक चीज है, आप हैरान हो जाओगे। हम तो मतलब आप मानोगे, कभी कभी लगता है कि कुत्ता वो करता है ना, बिल्ली म्याऊं करती है ना, हम सबको पता है शेर वो शिवाय करेगा, इंसान कौन सी आवाज, सारा कुछ कर लेता है इंसान,
कुत्ता, कुत्ते की आवाज निकलवा लो, बिल्ली की आवाज निकाल लो। कभी कुत्ते को ये कहा कि कुत्ते आएगा ना म्याऊं करके दिखा, नहीं, वो बात मान रहा है, पता नहीं किसकी, लेकिन मान रहा है। हर एक चीज बात मान रही है, एक बात जो उसको कही गई है वो वही कर रही है। अगर मैंने बोला कि पानी हाई जगह से लो में जाएगा, तो आज तक वही काम चल रहा है उसका, उसने कभी चेंज नहीं किया यार बहुत हो गया मैं अब उल्टा जाऊंगा, नहीं होता। वैसा का वैसा कंडेंसेशन आपकी हो रही है, कहीं पे आपकी वेपराइजेशन हो रही है तो होगी। तो इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट जो है ना, अगर मान लीजिए स्टील है, मैं कह दिया कि मान लीजिए मैंने स्टील का पता किया, मैंने क्या करना, नेचर ने इसको कह दिया कि अगर तू 3 mm इस तरफ बढ़ेगी, मान लीजिए मैं कहता हूं कि 3 mm इस तरफ इंक्रीज करेगा तू, तो 1 mm यहां पे डिक्रीज करना पड़ेगा तुझे। और ये चीज सारी दुनिया में फिक्स हो गई। और आप ये नहीं कि यहां वाला आयरन जो है ना सर, हमारा इंडिया में आयरन निकाला, आयरन की कंपोजिशन वही होनी चाहिए जो आयरन सेम, अगर वही वाला सेम कंपोजिशन वाला आयरन जो है वो अमेरिका में निकल रहा है, आप दोनों की प्रॉपर्टी देखोगे सेम है। आपने इस तरफ इसकी लेंथ बढ़ाई 3 mm, इस तरफ अपने आप 1 mm कम हो जाएगी, होनी ही होनी है, ये होनी ही होनी है। और इसके एक रेशियो फिक्स हो गया जिसको हम पॉइजन्स रेशियो कह देते हैं, पॉइजन्स, ठीक है, पॉइजन्स रेशियो। इस पॉइजन्स रेशियो को हम म्यू से लिखते हैं, म्यू, और ये होता है लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये मेरे पास हमेशा एक फिक्स वैल्यू रहेगी, हमेशा एक फिक्स वैल्यू रहेगी। अगर मैंने कह दिया कि अगर मैं इस तरह से कहता हूं तो मैं mm की बजाय अब स्ट्रेन जो है वो मैं 1 ले लेता हूं, क्योंकि स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो मैं इसको ले लेता हूं कि ये 3 है। अब मेरे पास क्या आ गया, मैं अगर म्यू देखूं तो यहां पे लेटरल स्ट्रेन है 1 और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है 3, तो 1/3.33 आ गया। और ये इस मटेरियल के लिए अगर मेरे पास कॉम्पोजिशन मुझे पता है यही मटेरियल रहना है सारी जिंदगी, मुझे इसी मटेरियल का कुछ चीज बनाना है, तो म्यू इसका फिक्स है। म्यू आपको पता लग गया कि ये 0.33 है और ये कभी नहीं हिलेगा। आप हैरानी हो जाएगी आपको, आप नेट पे सर्च मारोगे पॉइजन रेशियो ऑफ कॉपर, आपके सामने वैल्यू आ जाएगी, पॉइजन रेशियो ऑफ स्टील आपके सामने वैल्यू आ जाएगी, और वो फिक्स वैल्यू होगी, और वो फिक्स वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। और फिक्स वैल्यू को देख के इंजीनियर, डॉक्टर जो भी है सब खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई चीज तो हो जो बदले ना। जैसे कुत्ता वफादार है, अगर कुत्ता वफादार है तो है, ऐसा है वो सुना है कि पहले के कुत्ते बहुत वफादार थे, आज तो कुत्ते 1 नंबर के कुत्ते हैं पूरे, कभी ऐसा सुना है ना? आजकल वो हम उसकी प्रॉपर्टी वैसी चल रही है कि कुत्ता वफादार है, लेकिन इंसान यहाँ कुछ और यहाँ कुछ, है ना? इस तरफ फेस करता है कुछ और हो जाता है, दूसरी तरफ फेस करता है कुछ और हो जाता है, 1 सेकंड के अंदर बदल जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, हम इंजीनियर चाहते हैं कि मटेरियल हमारा फिक्स वैल्यू दे, और मटेरियल हमें अगर म्यू की वैल्यू फिक्स वैल्यू दे दे तो हमें खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब एक चीज हमें पता करनी है, दूसरी अपने आप पता लग जाएगी। तो एक चीज पता है म्यू फिक्स है, एक पता कर लो, दूसरा अपने आप पता लग जाए, इसलिए हमें फायदा मिलता है। तो ये सारा कुछ लिख लो, एक बार लिख लीजिए, टाइप ऑफ स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, और इसी तरह ग्राफ डायग्राम बना लीजिए और पॉइजन रेशियो लिख लीजिए। अब इस स्ट्रेन के अंदर एक और स्ट्रेन आगे जाके समझते हैं और ज्यादा चीज समझते हैं। पीछे वाले भी सुन लो बेटा, हम कर रहे हैं स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या था, जब हम किसी फोर्स लगाते हैं उसके कारण उसमें लेंथ में चेंज आता है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को हम कह देते हैं स्ट्रेन कह देते हैं। अब मेरे पास क्या है, स्ट्रेन एक और तरह की स्ट्रेन आ जाती है जिसको हम सी एक और लिखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इसमें अगर देखोगे तो इसमें क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। लाइक कोई चीज है आपके पास, बैलून है, कोई चीज है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया है, बाहर से इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, उसके कारण उसका वॉल्यूम ही चेंज हो गया।
अब जो वॉल्यूम चेंज हो गया डेल्टा वी देख लेंगे और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था टोटल वी देख लेंगे। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाएगा। इसको आप इस तरह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को इस तरह से भी लिख सकते हो कि वी इस तरह से पैरों में लिख देते हैं वी, ठीक है। इसको आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी इस तरह से बोल देते हैं। एक होता है हमारे पास शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन मुझे बार बार यही लगता रहता है कि आप जो बच्चे हैं मेडिकल वाले हैं तो आप बार बार दिमाग में आएगा सर ये हमें क्या फायदा, हमें क्या फायदा, दिमाग ही। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो इवन आपका हार्ट जो है वो भी अगर पंप अप हो रहा है तो वो उसमें भी लाइक वो उसका वॉल्यूम कम होगा बढ़ेगा। इन लंग्स जो है उसमें भी यही काम चलता रहेगा। आपको जो भी फिजिक्स में लगे ना कि सर हमारे का फायदा है तो आप या तो हमें पूछो या ये सबसे बढ़िया आजकल आप सीधा सीधा लिखो कि मेडिकल स्टूडेंट क्यों पढ़ रहे हैं इसको, आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लगा के देगा तो कि आप कहोगे हाँ सही है फायदा हमें है कुछ ना कुछ पढ़ने का। नहीं तो आपका दिमाग यही चलता रहता है ये तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का है, तो इंजीनियरिंग में ही है आपका भी है। तो हमारे पास शियर स्ट्रेन में क्या है बेटा, अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर, मैंने आपको बताया था पहली बात शियर स्ट्रेस याद है जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप सीधा नहीं अगर आप हल्का सा भी टेढ़ा कर दो तो उसके कारण शियर स्ट्रेस आ जाता है। बॉडी के ऊपर इस तरह से फोर्स लगाते हैं तो टूट जाती है बॉडी और इसके कारण जो स्ट्रेस आता है उसको हम शियर स्ट्रेस बोल देते हैं। अब ये जो है अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं और नीचे से अगर मैं इसको होल्ड कर लूं, फिक्स कर दूं और जब इसको होल्ड इस तरह से फोर्स लगाऊं तो ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप स्ट्रेन देखना चाहते हो तो इसमें लेंथ तो चेंज हुई नहीं, ना लेंथ बढ़ी ना लेंथ कम हुई लेकिन टेढ़ी हो गई। ये जो एंगल चेंज हुआ है इस एंगल को फाई एंगल बोल देंगे और यही होगा शियर स्ट्रेन। जो एंगल आपने चेंज कर दिया, लाइक आपने कोई भी बुक ले लीजिए, आप कोई भी चीज ले लीजिए, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं ये एक फोर्स इस साइड जाएगा मेरा, एक साइड जाएगा। तो मैं इसको अगर फोर्स लगाता हूं ये देखो अब यहां पे लेंथ नहीं चेंज हुई, एंगल चेंज हो गया। अगर मैं इस तरह से खींचता तो टेंसाइल होता, दबाता तो कंप्रेसिव हो जाता, लेकिन जैसे ही मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाया इस तरह से तो ये एंगल चेंज कर गया। और जब ये एंगल चेंज कर देता है जितना एंगल चेंज होगा उतना ज्यादा उसमें शियर स्ट्रेन आ जाएगा। समझ आई सिंपल सी, ये होता है शियर स्ट्रेन। इसको लिख लोगे आप दोनों चीजों को, इनको भी लिख लोगे शियर स्ट्रेन। मैं बताता हूं बेटा स्ट्रेसेस आपको मैंने कैसे बताया। स्ट्रेसेस के बारे में पहले मैंने आपको बताया कि टेंसाइल स्ट्रेस होती है। टेंसाइल स्ट्रेस में हमने करना क्या है, किसी बॉडी को खींचना है, जब आप खींचोगे उसके अंदर स्ट्रेस जो आएगी, अंदर जो स्ट्रेस आएगी उसको हम टेंसाइल बोल देते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस में हम उसको दबाते हैं। हम जब किसी चीज को कंप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाती है। इसी तरह हमारे पास शियर स्ट्रेस आ जाती है, शियर स्ट्रेस आ जाती है। शियर स्ट्रेस में हम करते क्या है, फोर्स ऊपर नीचे करके लगाते हैं इस तरह से, उसके कारण यहां पे ये एरिया कट जाता है। और शियर स्ट्रेस में एक और खास बात यह है कि इसमें आप देखोगे ना, इसमें अगर मैं 3D मॉडल इस तरह से बना दूं तो ये फोर्स, ये देखो ये एरिया कटेगा, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया कटेगा। अगर मैं इसको दबाता हूं तो भी हमारे पास जो काटने वाला एरिया है कटेगा, जो फोर्स सहन कर रहा है जो एरिया वो यही होगा। लेकिन शियर में एक खास है कि ये एरिया बदल जाता है, ये एरिया एक्चुअली ये बन जाता है सामने वाला, नीचे वाला ये वाला एरिया बन जाता है, ये डिफरेंस पड़ जाता है। अब आप अगर मैं आप इस तरह से आपको कहूं ये एक 3D बॉडी है कोई, इसमें आपको 3 फेसेस देखने को मिलते हैं। अगर मैं कहूं ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो ये सामने वाला जो होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू हाइट होगा, लेंथ इंटू हाइट होगा, लेंथ और हाइट की मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर मैं इसको कहूं ये वाला तो ये ब्रेथ इंटू हाइट होगा, ब्रेथ और ये हाइट की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, एक ये सामने वाला हो गया, एक ये ऊपर वाला रह गया। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये मैं अगर कहूं इसको इस तरह से बनाता हूं, इस तरह से, ठीक है, और ये वाला एरिया जो होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा। 3 एरिया बन जाते हैं, तो तीनों एरिया अलग अलग होंगे। इसमें ये सामने वाला एरिया मतलब B इंटू एच कटेगा, इसमें भी B इंटू एच कटेगा, लेकिन इसमें L इंटू बी कटेगा। आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि कहां पे कौन सा फोर्स पड़ रहा है, किस तरह से कौन से फोर्स के कारण कौन सा एरिया टूटेगा। ये आपको समझ आ गया, सिंपल है।
अब देखो, मैंने आपको बोला कि स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ेगा स्ट्रेन वैसे वैसे बढ़ेगी। अब इसमें आपको एक और याद करना है स्ट्रेस में, कि स्ट्रेस एक और तरह से डिफाइन की जाती है, जिसको हम कहते हैं, एक कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, एक कह देते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, एक होती है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है वो एक्चुअली क्या है, वो स्ट्रेस तो वो एक्चुअली शियर स्ट्रेस ही होती है, शियर स्ट्रेस, क्योंकि टेंजेंशियली आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो। नॉर्मल जो होती है, मतलब नॉर्मल हमेशा कहते हैं सरफेस के 90 डिग्री। जब भी आपको वर्ड आ जाए नॉर्मल फोर्स लगाओ, तो नॉर्मल फोर्स का मतलब होता है कि आपका सरफेस के 90 डिग्री आपको फोर्स लगाना है। तो आपके पास यहां नॉर्मल वाले जो होंगे वो सारे टेंसाइल और कंप्रेसिव होंगे। ठीक है, इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। टेंजेंशियल जो होगा वो शियर वाला होगा। मैंने आपको लॉ पढ़ाया था कि आपके पास स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। यहां पे लिख लेना जस्ट नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस जो है नॉर्मल स्ट्रेन के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं इसको हटाता हूं शायद, तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है ई, जिसको मैंने क्या बोला था कि ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये मैंने आपको बताया था, पहले ही आपको इस चीज में बताया हुआ है। अब एक और चीज सुनो, ये जैसे जैसे मैं आपको सेम करके दिखाता हूं। अगर मैं इसके ऊपर शियर स्ट्रेस बढ़ाऊं तो शियर स्ट्रेन बढ़ रही है, जितना लगा रहे हैं, जितना फोर्स लगा रहे हैं उसी तरह से एंगल बदल रहा है। तो इसीलिए मेरे पास क्या है, शियर स्ट्रेस भी अगर बढ़ेगी तो हमारे पास शियर स्ट्रेन भी बढ़ेगी। तो शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इक्वल टू यहां पे आ जाएगा, और एक नया कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहेंगे सी, और ये होगा 5। और सी जो होगा वो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन आ जाएगा, और इस सी को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी। ठीक है। और तीसरा एक और है कि अगर आप किसी ऊपर, मान लीजिए ये मेरे पास बॉडी है, और इस बॉडी के ऊपर आप नॉर्मल स्ट्रेस इस तरह से सब तरफ से लगा देते हो, इस तरफ से फोर्स लगा देते हो, जैसे लगाओगे इसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो मेरे पास क्या आएगा कि नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर भी है, कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वैसे वैसे आपकी बदलती रहेगी। तो आप क्या करोगे, इसका इक्वल टू करके, और यहां पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको आप के कह दोगे, के। और ये जो के है वो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, और इस के को कह देते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो तीनों एक साथ याद करनी है आपको, तीनों एक साथ याद करोगे तो इजी रह जाएगा। ये था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई क्या था, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्लीज इसको लिख लो, डिफरेंस क्या है तीनों, हाँ तीनों में डिफरेंस ये है कि ये नॉर्मल स्ट्रेस जब लगेगी और उसमें नॉर्मल स्ट्रेन आएगा, सिर्फ ये करेगा जब, तब ये बात होगी। जब शियर की बात आ जाएगी कि नहीं मेरी तो बॉडी शियर में है, तो ये आ जाएगा। जब आप कहोगे नहीं मेरा तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जब आप पूरे वॉल्यूम के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तब ये चीज आ जाएगी। तीनों की कंडीशन अलग अलग है, कहां पर लगा रहे हो, कहां पर फोर्स लगा रहे हो, तीनों कंडीशन अलग अलग है। तो डिपेंड करेगा आपकी कौन सी कंडीशन है, उसी हिसाब से हम ये यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलो, मैं रब कर रहा हूं बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अब मेरे पास क्या है, मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस जो है वो लोड पर यूनिट एरिया होता है। ये मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया हुआ है, जिसको हम लोड पर यूनिट एरिया बोल देते हैं। स्ट्रेन मैंने आपको बताया कि स्ट्रेन जो है वो डेल्टा एल बाय एल है, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि ई जो है यंग्स मॉडुलस जो है वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये मैंने आपको अभी बताया कि ई जो है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। अगर मैं स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाऊं कि लोड पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन का लगाऊं डेल्टा एल बाय एल, और इसको ऊपर ले जाऊं और ये बन जाए पी बाय ए एल बाय डेल्टा एल, और डेल्टा एल मैं इस तरफ ले आऊं और ये ई इस तरफ ले आऊं, पी एल बाय ए ई, ये फॉर्मूला फेमस है।
चेंज इन लेंथ अगर आपको कभी भी निकालने को बोलते कि लोड इतना लगा रहा हूं, लेंथ इतनी है, एरिया इसका इतना है, तो आप चेंज इन लेंथ बताओ तो डेल पी एल बाई ए ई फॉर्मूला लगा लोगे और आपको आंसर आ जाएगा। तो इसको लिख लो प्लीज, पी एल बाई ए ई। कुछ हेडिंग नहीं है इसका, या हेडिंग करना है तो लिख लो चेंज इन लेंथ, टू फाइंड चेंज इन लेंथ, टू फाइंड चेंज इन लेंथ। चलो चलो चलो, वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स। देखो अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई बॉडी है और उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगाने के कारण उसके अंदर हम जो फोर्स लगाने के कारण चेंज आएगी, लेंथ चेंज आएगी, अब वर्क डन कितना किया है वो कैसे निकाला जाए। कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर, मान लीजिए कोई बॉडी है और इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, ये फोर्स लगा रहे हो, आप इस तरह से फोर्स लगा रहे हो और इसके कारण इसमें ये एल लेंथ है और हमारे पास चेंज इन लेंथ आएगा, मान लीजिए डेल्टा एल, उसमें चेंज इन लेंथ आ जाएगा। अगर हमारे पास चेंज इन लेंथ है, डेल्टा एल हमारे पास आ जाता है, तो हमें इसको किस तरह से करना है। अगेन मैं आपको बात कहूंगा, हमेशा फिजिक्स में आपको एक ही काम करना होता है कि छोटे एरिया के ऊपर काम करो, उसके ऊपर इंटीग्रेशन कर दो, आपका काम खत्म हो जाता है। जिस दिन इतनी सी बात समझ आएगी आप हैरान होगे, हर जगह भी यही काम कर रहे हैं, तो इसको और कोई काम ही नहीं है। छोटी सी एरिया लेंगे, उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे छोटी सी, उसके ऊपर इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल के आपके सामने रख देंगे। और इस तरह की आपको कम से कम 50 आपको जो है डेरिवेशन मिल जाएंगी कि यहाँ पे भी इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, लेकिन उसको बाज की तरह देख लो एक बार, अच्छा इसने ये किया, इसने ये किया, बस। और उसके बाद उसको लिखना स्टार्ट कर दो खुद से। डेरिवेशन का एक ही तरीका है कि रेक्टिफिकेशन है, कुछ नहीं करना, एक बार पढ़ लो, उसके बाद फिर दोबारा खुद करके देखो, फिर रैंडम कभी भी कोई भी डेरिवेशन करके देखो, तब आपके दिमाग में धीरे धीरे वो बैठना शुरू हो जाएगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये लिखा हुआ बेटा चेंज इन लेंथ क्या है, ये मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा, जो जो बातें हैं आपको करना क्या है वो देखो। अब मेरे पास क्या था कि मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, डेल्टा एल इक्वल टू पी एल बाई ए ई फॉर्मूला लिखवाया। इसमें पी जो है एक्चुअली क्या है, लोड है, लोड है पी लोड है। आपकी बुक में या आपके नोट्स में जो है वो एफ लिखा हुआ है, तो आप ये मत घबराना कि सर ये क्या लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ एफ लिखा हुआ है और कुछ नहीं है आपको। हाँ, लोड को एफ लिखा हुआ है, वही तो कह रहा हूं ना। लोड क्या है, लोड होता क्या है, फोर्स। लोड इज अ काइंड ऑफ फोर्स। आप जैसे आपका लोड है, या आप कहें किसी बॉडी, मान लीजिए मैं कह दूं कि एक पत्थर रखा हुआ है किसी लकड़ी के ऊपर, किसी ब्रिज के ऊपर, वो एक तरह का फोर्स है, लेकिन हम आम भाषा में, जब इंजीनियरिंग भाषा में उसके लोड बोल देते, कितना लोड है इसके ऊपर। तो आप एक ट्रक खड़ा कर दोगे उसके ऊपर, ब्रिज के ऊपर, तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास लोड बन जाएगा कि इसके ऊपर लोड है, तो ये लोड है। जैसे आपके ऊपर फिजिक्स का लोड है, केमिस्ट्री का लोड है, ये लोड है, तो इसको हम लोड बोलते हैं, वो एक्चुअली फोर्स का ही हमारे पास बन जाएगा। तो हमें यही करना है कि हमारे पास स्मॉल एरिया लो, उसका लो फॉर्मूला, उसके बाद आगे चलो। ठीक है, तो वर्क डन लिख लीजिए, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग स्मॉल एरिया। मतलब हमारे पास जब वर्क डन की बात करते हैं, वो क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला। अब तो आपको पता होगा, रिक्शे वाले को भी पता होता है, तो हमें पता होना चाहिए। तो रिक्शे वाले को पता है, इसलिए मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूं कि रिक्शे वाले को पता होना चाहिए ये चीज, डीएल। तो वर्क डन क्या आ गया, स्मॉल वर्क डन आ गया, स्मॉल वर्क डन। अब मैं कहूं कि मैं इसमें से एफ निकालना चाहूं, तो एफ निकाल सकते हो, क्या आएगा एफ इसमें से, एफ क्या आ जाएगा, हाँ, तो एफ इधर है, इससे निकालना चाहिए तो डेल्टा एल ए ई अपॉन एल, ये हमारे पास आ जाएगा। बस नोट्स में ये है कि आप इसको डेल्टा एल कैपिटल एल लिख रहे हो, इसको स्मॉल एल लिख रहे हो, जस्ट ये डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये डिफरेंस है कि आपको मैं इसीलिए नोट्स और इसमें डिफरेंस बता रहा हूं साथ साथ, ये है और कुछ चेंज नहीं है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए और कुछ नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा, ये फोर्स वाला फॉर्मूला जो है वो हमारे पास एल ए ई अपॉन एल हमारे पास आ जाएगा, और डेल्टा एल साथ आ जाएगा हमारे पास।
जल्दी से कर लो इसको। एक और चेंज है यार, ई और वाई में चेंज है। मैं ई को वाई भी बोलते हैं, तो प्लीज बेटा ये भी नोट कर लेना। आप नोट्स और इसमें उलझ मत जाना। ई यंग्स मॉडुलस था और उसको वाई भी बोलते हैं। ई जो था, आपके एक +1 देखो सुनो, अगर तो +1 में हो जो आपकी मैडम ने लिखा है, जो आपके सर ने लिखा है वही लिखो। अगर मान लीजिए कुछ भी करवाया है तो वो कर लीजिए। अगर वो नोट्स देते हैं उसमें ई लिखा तो आप ई लिख दो, वाई लिखा तो वाई लिख दो। अगर सीबीएसई में जाओगे, आप +2 में जाओगे, तो आपकी बुक एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो लिख दो, तो उससे आप ज्यादा इजी रहेगा। एनसीईआरटी की बुक ले लिया करो, वो थोड़ी छोटी होती है, उसको समझना भी आसान होता है। तो हमारे पास क्या है, ठीक है, ई जो है, ई को हम वाई लिख लेंगे, बस ई को वाई लिख लेंगे। अब डी डब्ल्यू है तो इंटीग्रेट कर दो, बस इंटीग्रेट कर दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। करके देखिए, कुछ कर सकते हो। मैं आपको पहले बता देता हूं, हमारे पास एरिया जो है वो कांस्टेंट है, कैपिटल एल जो है वो कांस्टेंट है और वाई कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है मैं आपको पहले बता दूं, एरिया कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है और कैपिटल एल कांस्टेंट है। चेंज इन लेंथ कांस्टेंट नहीं है। बस अब करके दिखा दो, कुछ कर। आपको एक फॉर्मूला तो वैसे ही याद करना है इंटीग्रेशन का, कि x की पावर n की इंटीग्रेशन जब होती है वो n+1/n+1 होती है। इतना भी याद रख लो तो भी बहुत है। पहली बात ये होता है, उसके बाद इंटीग्रेशन के बहुत कुछ होते हैं, लॉग कैसे, साइन का कैसे निकालना है, सबका होता है, लेकिन ये तो सबसे बेसिक है। ठीक है, मैं चलो मुझे याद नहीं रहता कि आप मेडिकल वाले हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डी डब्ल्यू जो है वो 0 to W आएगा और ये हमारे पास क्या आएगा, 0 to L आएगा। ठीक है, शाबाश। ये क्या है, ये हमारे पास L, ये A, Y और L बाहर आ जाएगा और 1/L, सॉरी कौन सा है, L ऊपर है, L ऊपर है और साथ में DL है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, बस इतना सा काम करना था हमें। तो L²/2 इसमें हम 0 to L करेंगे तो हमारे पास वही निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, AY/L, तो अपर लिमिट L है, लोअर लिमिट 0, तो 0 हो जाएगा, तो ये L²/2 आ जाएगा। एक L से एक L कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ½ इंटू A। कॉन्स्टेंट बेटा L वाला कांस्टेंट था, ये नहीं था, ये स्मॉल l है और ये कैपिटल कहां से आ गया, ये वाला हमने डाला है, जो ये हमारा ओरिजिनल लेंथ है, 0 to L। अच्छा, L 0 to L मतलब ओरिजिनल लेंथ, और ये वाला क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तब L आ गया हमारे पास। ठीक है, A Y और बस ने घुमा के कैसे चेंज कैसे किया है वो देख लो। अब मैंने क्या किया, ½ AY/L, इसने क्या किया, L और L से ऐसे कर लिया डिवाइड। अब इसका रीजन क्या आ गया, ये देखो, LAY बना दूं इसको, ठीक है, LAY/L, LAY/L, ठीक है, L, हाँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये F बन जाएगा, तो ½ F इंटू L, बस L कैपिटल। तो ये हमारे पास वर्क डन टोटल बन जाएगा, और ये सबसे ज्यादा फेमस फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा फेमस फॉर्मूला यही है, ½ इंटू फोर्स इंटू लेंथ, ½ इंटू फोर्स इंटू लेंथ। ये डेरिवेशन खत्म। मैंने आपको बोला जब आपको इंटीग्रेशन आती है तो बहुत सारी डेरिवेशन आपको वैसी ही हो जाएंगी। अब इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ इतना किया है कि L जो लिया है उसको इंटीग्रेट किया, उसको L²/2 आ गया। उसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट डालनी थी, लोअर तो है ही 0, अपर जो है वो कैपिटल L था, वो मैंने डाल दिया और हमारा आंसर आ गया। इतनी सी बातें याद रखनी है। पिछले वाले में भी आपको जितनी आपने किया होगा उसमें इंटीग्रेशन कर रहे थे, किसमें 0 to इनफाइनाइट जा रहे थे, R से लेके इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से R की ओर जा रहे थे, यही इंटीग्रेशन कर करके हमारे आंसर आ गए थे। तो प्लीज उसको करा करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब और ज्यादा एक लास्ट इसके अंदर है, ठीक है, ज्यादा नहीं, देखो नेक्स्ट है हमारे पास, लिख लो इसको, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देखेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेचिंग कॉइल ड्यू टू वर्क डन बाय इट अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बनाया इसका नाम क्या आ गया फिर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम U बोलेंगे, हाफ इंटू एफ इंटू एल, इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे। ठीक है, इसी को बोलेंगे। जो फॉर्मूला हमने निकाला है वो क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और एक है इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। ये जो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, पर यूनिट वॉल्यूम कर दो, बस काम खत्म। वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो होती है आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसी को हमें इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी बोल देते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड करिए और आंसर कर लीजिए, करके देखिए एक बार। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, U को V से डिवाइड कर दो, हाफ F इंटू एल। अब मेरे पास जो है वो वॉल्यूम से डिवाइड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम से डिवाइड करने के लिए मैं V से डिवाइड कर देता हूं। अब एक चीज देखिए, मेरे पास अगर कोई बॉडी है जिसका वॉल्यूम V है, वॉल्यूम कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, वैसी फॉर्मूला क्या होता है जो 10th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है। तो आपको ना दिक्कत यही है, आपको कभी किसी ने एग्जांपल भी नहीं दी होगी, आपने कभी एग्जांपल ली भी नहीं हो। देखो, आपको अगर एरिया कहा जाए तो एरिया होता है जो आपका सरफेस घेर रहा है, जगह घेर रहा है, उसको एरिया बोलते हैं। वॉल्यूम वो होती है जो तीनों डायमेंशन में हम देख लेते हैं कि अभी मैं इस रूम को घेरना चाहता हूं। अगर मैं किसी मिस्त्री को बुलाता हूँ ये रूम बनाना है यार, तो आपको उसको 3 चीजें बतानी पड़ेगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर आप ये नहीं बताओगे कितनी ऊंची छत डालनी है, अब मान लीजिए मैंने कह दिया कि ऐसे कर 10 फुट और 8 फुट लंबा चौड़ा ये वाला रूम बना दे, वो बना देगा, लेकिन छत की बारी आपको फिर आप बताना पड़ेगा उसको, यहाँ पे छत डालू, यहाँ पे डालू, यहाँ पे डालू। बताओ मेरे भाई, बहुत डिफरेंस है। नॉर्मली जो है 10 फुट की छत होती है, 10 या 10.5 फुट की छत हम बनाते हैं, इतनी हाइट होती है सबकी। ठीक है, अगर आप होटल्स में जाओगे, ज्यादा बड़े होटल्स होते हैं, वहां पे 20 फुट की भी रख लेते हैं, एंट्रेंस में बहुत बड़ी छत रख लेते हैं, एंट्री बड़ी लगे आपको, तो वो वॉल्यूम है। आप वॉल्यूम किसी भी चीज का देख सकते हो। अगर देखना चाहते हो, एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज एक काम कर लेना, आपके घर में पक्का मम्मी के पास वो इंची टेप तो होगा। आपने करना क्या है, प्रेशर कुकर लेना है, और प्रेशर कुकर को एक बार करोगे ना तो आपको मन से तसल्ली होगी, मैंने पहली बार किसी का वॉल्यूम निकाला। आपने क्या करना है, इसका डायमीटर लेना है और इसकी हाइट ले लेनी है। करना कुछ भी नहीं, आपको स्केल लेना है, स्केल लेकर और सॉरी जो इंची टेप लेकर बस हाइट और डायमीटर देखना है। और हमारे पास ये सिलेंडर बन गया। सो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, हाँ, तो फिर पाई आर स्क्वायर एच। तो डायमीटर से आपके पास रेडियस आ जाएगा, डायमीटर से रेडियस आ जाएगा, रेडियस पुट करो, हाइट पुट करो और आंसर लेके आओ। और इसको याद रखना, किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। याद रख, इसमें आपके इंची टेप में इंच भी होते हैं और सेंटीमीटर भी होते हैं। पहली बात आपको ये पता लगेगा कि इंची टेप में इंच कौन से और सेंटीमीटर कौन से है। पहली बार आप खोल के देखोगे, मम्मी इसमें इंच कौन से है, मम्मी मारे थप्पड़, ये कर रही है फिजिक्स, ये बनेगी डॉक्टर, इसको ये तो पता नहीं इंच कौन से और सेंटीमीटर कौन से है। आप हैरान हो जाओगे, यार ये इंच कौन सा, फिर डर लगेगा पूछूं या ना पूछूं। तो हाँ, तो आप जब देखोगे ना उसमें लेकर देखो, आप मजा आएगा, पहली बार आप किसी चीज का वॉल्यूम निकालोगे। और उसके अगर आपका उसका वॉल्यूम आ गया 2000 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास, क्योंकि हमारा एरर होगा, एग्जैक्ट तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो हमारे पास ये आ गया, तो उसके नीचे लिखा होगा कि 2 लीटर का प्रेशर कुकर है, ये लिखा होगा उसके नीचे। 3 का होगा 3000 आ जाएगा, 1 का होगा तो 1000 आ जाएगा, उसके आसपास वैल्यू आ जाएगी। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, करके जरूर देख लेना।
आप मजा आएगा आपको सारी जिंदगी के लिए, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला नहीं भूलोगे, उसका फायदा हमें यहां मिलेगा। अब मैं क्या करता हूं, देखो लेंथ इंटू, ये अगर इस तरह का लिया मैंने, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है वो एरिया होता है, एरिया होता है। तो अगर मैं कहूं कि ये लेंथ है तो लेंथ ही ब्रेथ बोलते हैं, ब्रेथ कोई भी नहीं होती, एक्चुअली लेंथ ही होती है, ये एच कहते हैं लेकिन लेंथ ही होती है, ठीक है। तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तीन चीजें आ जाएंगी, तो लेंथ इंटू लेंथ जो है वो एरिया बन जाएगा, तो एरिया इंटू लेंथ बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 1/2 एफ इंटू एल अपॉन एरिया इंटू लेंथ, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, तो 1/2 एफ अपॉन ए, यही हमारे पास जो है वो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकल आएगा, U/V। बस कर लो, इतनी सी बात आपको बतानी थी। अब देखो एक क्वेश्चन आपको कभी ना कभी पूछेंगे कि स्टील जो है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, इलास्टिक देन रबर, तो रबर से ज्यादा इलास्टिक होता है। अब दिमाग हमें ये नहीं कहता, दिमाग कहता है कहां क्या बातें कर रहे हो सर, ऐसा थोड़ा ना होता है, ठीक है। स्टील जो होता है वो कहां इलास्टिक है, स्टील को मैं खींचा नहीं जाता, इलास्टिक, रबर देखो खींच दिया, आपको है ना, आप कहोगे रबर ये तो लेंथ खींचे गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलास्टिक ज्यादा है, स्टील इज मोर इलास्टिक, ये आप प्रूव करने के लिए अगर आपको बोलता है तो वो हमारे पास क्या है, ई जो है यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, वही दोबारा दिखाऊंगा आपको, PL/AE होता है, ठीक है, मतलब सॉरी P बाय, पहले पूरा कर देता हूं, P/A स्ट्रेस डेल्टा L/L कर देता हूं, तो P/A और ये L/डेल्टा L और ये E। अब मेरे पास क्या है, ये दोनों, ये फॉर्मूला जो है पहले मैं S के लिए लिख देता हूं, मतलब स्टील के लिए लिख दूंगा, स्टील का एरिया, स्टील की लेंथ, स्टील में कितना चेंज आया, ये मैं लिखूंगा। तो मेरे पास रबर का, तो मेरे पास P/A L/डेल्टा L, तो ये मेरे पास अगेन रबर का। अगर मैं सेम लोड डालूं, सेम एरिया हो, सेम लेंथ लू दोनों की, लेकिन जब आप देखोगे तो यहां पे डेल्टा एल जो है, ये डेल्टा एल रबर का वो ज्यादा आएगा, ये डेल्टा एस कम आएगा, लेकिन इसके कारण इलास्टिक कांस्टेंट अगर आप देखोगे उल्टा होता है, Yes. ये हमारे पास बड़ा है तो ये हमारे पास कम होगा, ये हमारे पास कम है तो ये हमारे पास बड़ा होगा, ज्यादा होगा। ये ज्यादा होने के कारण हमें पता लगता है कि हमें यंग्स मॉडुलस को देखना है, ना कि डेल्टा एल को देखना है। डेल्टा एल से नहीं हमें कौन पता लगता, हमें ई से पता लगता है, यंग्स मॉडुलस से पता लगता है कि वो हमारे पास कौन सा इलास्टिसिटी ज्यादा है जी। तो आप नहीं खींच पा रहे हो स्टील को, इसका मतलब वो नहीं है कि इलास्टिक नहीं है। आप अगर अच्छा लोड डाल के देखोगे, आपके पास मशीन होगी, खींचोगे तो वो खींचेगा, स्टील खींचता है, उसको खींचा जा सकता है। सेम हमारा कॉपर वायर के साथ भी यही होता है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको थोड़े 1-2 क्वेश्चन लिखवा देता हूं, अगर कुछ रह गया तो वो बस यही है, ठीक है। इसके बाद जो है वो बेटा फ्लूइड्स वाला चैप्टर शुरू होगा, ये हमारे पास था जो सॉलिड के बारे में था। एक और क्वेश्चन है, प्लीज इसको लिख लो। अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड डाया मतलब डायमीटर 5 mm is stressed by 500 Newton. Find increase in length if E मतलब Y या E जो भी कह लो, यंग्स मॉडुलस जो है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर mm² है। जैसा आप जस्ट आपको डेल्टा एल का फॉर्मूला लगाना है, बाकी सारा कुछ आपको देखो, फोर्स भी दे रखा है, लेंथ भी दे रखा है, डायमीटर भी दे रखा है। होगा क्या, आपको जस्ट ये है कि आप अगर देखोगे डेल्टा एल क्या है, PL/AE, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, देखो P हमारे पास है, L है, E है, A कैसे निकलेगा। अगर मैं देखूंगा तो वायर क्या होती है, राउंड इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये अगर खींचोगे इस तरह से तो ये एरिया निकालना पड़ेगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, शुक्र है,
मैं तो सांस बंद हो गई थी। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और याद रख लो पाई आर स्क्वायर कह लो, या जो डायमीटर एक्चुअली क्या होता है, रेडियस जो होता है d/2 होता है ना। तो मैं अगर कहूं पाई आर स्क्वायर, तो पाई जो है d/2 लिख दूं इसको और स्क्वायर कर दूं, ये π/4 d स्क्वायर बन जाता है। बात वही है, लेकिन आप जैसे जैसे बड़ी बुक्स में पढ़ोगे π/4 d स्क्वायर की बात करेगा, क्योंकि रेडियस कोई निकालता नहीं है, डायमीटर ही निकालते हैं। क्यों कहते हैं डायमीटर निकालना इजी है, कौन रेडियस की बातें करे। तो π/4 d स्क्वायर की बातें आपको देखने को बुक में नहीं मिलेंगी। एरिया आप इससे निकाल लोगे, बाकी सब कुछ गिवन है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। कल मैं आपको ये क्वेश्चन देखूंगा, प्लीज इसको, ठीक है। नेक्स्ट एक और है, एक और है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड has a radius of 10 mm and a length of 1 meter, 100 kilonewton force किलोन्यूटन फोर्स में into 9 पर क्या करूं? नहीं बेटा, न्यूटन ये किलो मतलब 10⁻³ ये तो पता है ना आपको। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। डेसी से शुरू कर लो, 1 2 3 फिर 6 इस तरह से, ठीक है। ये देखो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। यहाँ पे 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15। जितना ज्यादा छोटा जाते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं लोग, जो इतनी ज्यादा कम वैल्यू पे, देखो 10⁻⁹ मीटर का इतना छोटा सा हिस्सा, वहां पे जाके इतनी छोटी छोटी चीज बनती है। इतने छोटे कैमरे, इतना छोटा बन गया कि आप हाथ पे रखोगे दिखता भी नहीं है, इतना छोटा कैमरा भी बनने लग गया है। तो आप इतने नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करने लग रही है दुनिया में, क्योंकि आपके हाथ पे रखा है, आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ पे कुछ है। तो ये इतना ज्यादा काम करते हैं। ये फोर्स स्ट्रेचेस एट along its length, calculate stress and elongation और E का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻11 Nm², ये दिया हुआ है। हाँ बेटा, ये स्टील के लिए मोस्टली यही रहता है, स्टील इसी तरह का यूज करते हैं। टाइम है, एक और लिखा देता हूँ, टाइम है तो नहीं, बस चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये कर लो बेटा, बाकी मजे मारो, बाकी क्या बोलूं आपको। आज प्रेशर कुकर वाला प्लीज करके देख लेना, इट्स अ रिक्वेस्ट। चाहे आप एक गिलास ले लेना पानी, उस गिलास का ही देख लेना। गिलास हो गया, प्रेशर कुकर इसलिए बोल रहा हूँ, उसमें पता है कितना है ये, वो 3 लीटर लिखा होता है, उसके नीचे देखोगे 3 लीटर लिखा है, इसलिए पता ही होगा कितना है, तो इजी रहेगा चेक करना कि मैंने सही किया। गिलास का तो पता ही नहीं ना कितना है, तो दिक्कत ही आ जाएगी। ठीक है बेटा, जाओ। ओके, ये किसके थे? विनय कुमार, हेलो। और ये किसके? आदित्य। 45 पता नहीं 47 का बना था, मैंने एग्जैक्टली देखा। आपने नहीं दिया थे पेपर? दिया करो बेटा टेस्ट। चलो